So, all right, hello everyone. I'm Dr. Tushar Mehta, orthopedic surgeon, your faculty of orthopedics. Well, today in this series, where I am bringing you all one by one people of different branches, doctors of different branches, to all of you so that they can guide you to the branch that you want to take. So today I have the pleasure of having a student of mine, Dr. वैभव शर्मा, एंड इनके साथ जो मेरी पहली मुलाकात जो जहाँ तक मुझे याद आती है वो हुई थी एक एयरपोर्ट पे, और उसके बाद दूसरी मुलाकात हुई थी मेरे शहर गुड़गांव में, और उसके बाद गुड़गांव। मुलाकातों का दौर चला। तो डॉक्टर साहब के बारे में फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, he has done MS surgery from NMCH Patna, followed by MCH urology, which he is pursuing at KIMS Bhubaneswar. सर। Uh, बाकी अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट डॉक्टर्स आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एंड स्मार्ट लुकिंग डॉक्टर्स आई हैव एवर सीन। और मेरा ऑनर है कि जिनके साथ मेरा इतना प्यार बना रहा एज अ टीचर स्टूडेंट, एज एन एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, आज उनके साथ मैं ये एक इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। हम सर्जरी और सर्जरी के बाद एमसीएच के बारे में डिटेल में जिक्र करेंगे। सबसे पहले वेलकम डॉक्टर वैभव। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ए वार्म वेलकम। मुझे पता था इट वाज अ वेरी बैड टाइम, यू कैन से द प्रिपरेशन टाइम। आई वाज वेरी लो, आई यूज्ड टू कॉल यू एंड आई वाज वेरी मच ऑब्लाइज दैट यू यूज्ड टू पिक द कॉल्स। सर, वो एक टाइम होता है कि जब आदमी को, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। तो दैट वाज द टाइम फॉर मी। इट माइट बी ए स्मॉल टाइम फॉर यू, बट फॉर मी इट वाज लाइक सर हैज मोटिवेटेड मी। तो थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर always throughout, from choosing from DNB to MS to doing everything. And till now, sir, you guide me whenever I need. Thank you, sir. प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वी हैव डन इज वी हैव डिवाइडेड दिस इंटरव्यू इनटू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आस्क डॉक्टर वैभव। डॉक्टर वैभव, आपके सफ़र और आपकी मोटिवेशन के बारे में जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डिड यू चूज एमएस सर्जरी आफ्टर एमबीबीएस? सर, MS सर्जरी तो चूज करने का मेरा जो वो था, माय मदर इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन, बिकॉज शी हैड मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मेरे पीछे, तो मैं आज जो दिख रहा हूँ। तो शी ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आफ्टर दैट वाज, जब मैं इंटर्नशिप में था, मैं आज भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि इंटर्नशिप इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज दैट टाइम यू विल कम टू नो क्या ब्रांच लेना है, और वहीं से ब्रांच का सिलसिला चालू होता है। तो वो इंटर्नशिप था, सर्जरी वाज लाइक, मैं दिन भर ओटी में पड़ा रहता था। मैं असिस्ट करता था 4 घंटे 5 घंटे का ऑपरेशन, आई यूज टू रन इन द मिडनाइट। तो वो एक टाइम था जहां से मुझे लगा कि नहीं, आई एम ए सर्जन, आई हैव टू परस्यू सर्जरी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेडिसिन की पोस्टिंग में भी, ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट एवरी ब्रांच, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच ब्रांच। लेकिन जो मेडिसिन के सर्जरी पोस्टिंग थी, और भी जो पोस्टिंग थी मेरी, उतना मन नहीं लगा कभी जितना सर्जरी में लगा। और मेरे कुछ टीचर्स भी थे, वेरी बॉडी बिल्डर्स, एंड दे, आई यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड, दैट ऑरा वो आता है जो आपको देख के ऑरा आता है व्हेन यू एंटर इन द क्लासरूम। तो वो ऑरा कुछ आया सर, तो दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड आई हैव टू डू जनरल सर्जरी। इवन मैंने ड्रॉप्स लिए थे, रैंक पे ड्रॉप लिया, 6700 रैंक पे ड्रॉप लिया, देन आई गॉट 4000 रैंक जस्ट टू टेक सर्जरी। कई लोगों ने बोला कि ये ब्रांच ले लो, वो ब्रांच ले लो, एनेस्थीसिया ले लो। मैंने कहा यार मैं ले तो लूंगा, मेरा ड्रीम है ऑन द टेबल, मैं द ड्रिप कैसे जाऊंगा, मतलब मैं वो सोच ही नहीं सकता था। देन आई टूक अ ड्रॉप। मेरी बात भी हुई थी आपसे, उसको लेके आपने बोला था कि बेटा 100% देना है। मैंने बोला सर दे दूंगा, बोला नहीं 100 नहीं, 200% देना है। तो वो एक टाइम देना है। तो वो एक टाइम था कि जब मैंने चूज किया नहीं, सर्जरी ही करना है। और मैंने काउंसलिंग में भी केवल 38 कॉलेजेस भरे थे। आज भी मैं देखता हूँ तो आई वाज वेरी, कि मैंने बस 38 कॉलेज भरे थे। लोग तो पता जाने 100 150 200 भरते हैं, केवल सर्जरी चूज किया था। तो इट्स लाइक सर्जरी इज माय ड्रीम ब्रांच, व्हाट आई लव सर। नाइस। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बोलते तो हैं लोग, मैं खैर यकीन नहीं करता था पहले इस बात पे, दैट यू आर अ बॉर्न सर्जन। मैं ये कहता हूँ कि यू आर बॉर्न विद एन एटीट्यूड ऑफ अ सर्जन। तो जब आप पलक राइट, एकदम। के ड्रेप डैम को इस ट्रू। तरफ होते हैं, ड्रेप को डैम इस ट्रू। तरफ होते हैं, तो आप पीछे की तरफ की दुनिया या कहीं और की दुनिया आपको नहीं समझ में आती। और मैं भी अगर एकदम कभी नहीं। किसी से ये जिक्र करता था कि नहीं मुझे वो किक नहीं लगती मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड ब्रांचेस में, तो कुछ लोग उसको अलग तरीके से लेते थे, जबकि ये एक अंदरूनी फीलिंग है आपकी। जैसे एक मेडिसिन वाले को सर्जिकल फील्ड की तरफ अट्रैक्शन नहीं होती, हमें उस तरफ नहीं होती। तो मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप किसी भी समय पे
आपके सफर की जब हम बात करें तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर यू कंफ्यूज बिटवीन एमएस एंड डीएनबी, डिसाइड भी यस सर, कैसे आई वाज किया? कंफ्यूज क्योंकि यस सर, उस टाइम क्या था, उस टाइम वो एफिडेविट नहीं आया था कि एमएस इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू डीएनबी। ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे जितने दोस्त हैं, जो कॉलेज के दोस्त, दो ही टाइम बनते हैं, एक स्कूल में होते हैं और हम्म। एक जो एमबीबीएस में, उसके बाद तो प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। हम्म। तो वो मेरे दोस्त आज भी हैं, 7-8 हैं, आज भी हम बात करते हैं। वो सारे में मतलब मैक्सिमम ने डीएनबी कर रखी है एंड दे आर वेल सेटल्ड, दे आर वेल सेटल्ड। तो मेरा कभी ये नहीं था कि नहीं लेना है, तो मेरा था लेना है, लेकिन उस टाइम गैजेट में नहीं आया था कि दिस इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू। जब हमें एडमिशन 2017 लिया, उस टाइम ये लॉन्च हुआ था। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, बोथ आर सेम। लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम डीएनबी मतलब लोग ये सोचते थे कि डिप्लोमा है या फिर जो भी है डिग्रीज, लोग सोचते हैं क्योंकि हम, मेरे को टीयर 2 टीयर 3 सिटी में ही सर वो करना है, प्रैक्टिस करना है। तो वहां पे लोग डीएनबी मतलब डी मींस डिप्लोमा, दे गो फॉर दैट। सो आई हैड ए फीलिंग कि नहीं यार, मेरे को अपने जगह पे जाना है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिस। तो चलो ठीक है। और माँ का बड़ा मन था कि एक सर्जन बन के आए, वट एवर हार्ड वर्क शी हैज डन। तो मैंने कहा नहीं, चलो यार एक ड्रॉप और लेता हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम डीएनबी सर 1300 रैंक थे, डीएनबी के एग्जाम्स अलग होते थे। आई गॉट 1300 रैंक इन डीएनबी, आई एम प्राउड दैम सोनिया। तो 1300 रैंक लेने के बाद मुझे मिल रहा था दिल्ली में एंड ऑल, मिल रहा था। लेकिन फिर आपसे जब बात हुई तो हुआ कि चलो एक ड्रॉप और लेते हैं, रैंक अच्छी आने के चांसेस हैं। तो बस वही था कि मैंने चूज किया एमएस को। कुछ इंटरनल फीलिंग्स थी, कुछ फैमिली फीलिंग्स थी, कुछ ऐसा था कि चलो ठीक है, थोड़ा करके दे, इतना पढ़ लिया, 2 महीने हम्म। और सही। आज जब आप अपने सफर के तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं, सो डू यू थिंक डूइंग सर्जरी वाज वर्थ इट, एंड स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट टू एनी अदर ब्रांच, जैसे यारों दोस्तों में कोई फिजिशियन होगा, कोई पीडियाट्रिशियन होगा, तो क्या लगता है? सर मेरे को तो, जो आप साहब ने बोला, यू आर ए बॉर्न सर्जन, तो मेरे को तो आज भी वही फीलिंग है। आज भी मेरे को 24 घंटे बोलो, आई एम रेडी टू वर्क, आई एम रेडी टू टीच, आई एम रेडी टू डू द सर्जरी एनी टाइम एनीवेयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी मैं 15-15 घंटे की सर्जरी आई असिस्ट। सुबह 7 o'clock स्टार्ट होता है, रात के 10 बजे। सूरज कब देखा, शाम कब देखी, नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको देख के ये तो जेलस होता है यार, ये उसके पास फ्री टाइम है, उसके पास ये है। लेकिन फिर ये दिमाग में आता है कि यार वो किक नहीं मिलेगा। वो जब तक, वो कहते हैं ना, वो हाथ में ब्लड नहीं लगना, वो ब्लड हम्म। नहीं लगता तो किक नहीं मिलता है। हम्म। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड दैट आई हैव चूजन सर्जरी। और सर सारे ब्रांचेस कोई ना कोई तो लेगा ही। तो ये तो अपने अंदर की फीलिंग्स होती हैं कि आपको क्या लेना है, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। लव डुलप सर्जिकल ब्रांच, पोस्टिंग ही ओबीजी थी। और उसमें मुझे मैम ने रिट्रैक्टर लेके खड़ा कर दिया। वो टाइम था जो मैं 4 घंटे रिट्रैक्टर लेके खड़ा था, एंड इट वाज समथिंग लाइक फ्रोजन शोल्डर टाइप। ठीक है। तो मेरे को लगा था 2 दिन अरे क्या हो गया, लेकिन देन आई स्लोली गॉट अट्रैक्टेड टू इट। सो आई एम फुली सेटिस्फाइड सर कि मैंने सर्जरी ही चूज किया। तो जस्ट लाइक So यहीं पे I would like to use this opportunity to tell everybody that MS and DNB are at par with each other. Dr. Weber was mentioning about a gazette that came later on, which clearly said that even if you have to apply for a job in a medical college, MS and DNB are considered the same. That's the first thing. Second thing, DNB full form is Diplomat of National Board. It is not a diploma course, as some of your parents or maybe relatives are going to tell you कि अरे नहीं डीएनबी तो डिप्लोमा है, डिप्लोमा नहीं है। इट इज़ इक्वलेंट टू एमएस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, डीएनबी में आपको एक मेडिकल कॉलेज के जैसे उतनी अच्छी क्वांटिटी ऑफ केसेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो यू माइट सी गुड क्वालिटी। एज फार एज एक्सपोजर इज कंसर्न, आप मान के चलिए कि डीएनबी में हैंड्स ऑन सर्जिकल ब्रांचेस में उतना नहीं मिलेगा जितना कि एमएस में मिलेगा। रिकग्निशन है, मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल सेम है। तो डीएनबी और एमएस में जायज़ बात है कि एमएस पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर वैभव की भी एक बहुत अच्छी डीएनबी की रैंक थी, उस टाइम पे डीएनबी का एग्जाम अलग होता था, बट उन्होंने एमएस लिया। लेकिन आज अगर आप एक ऐसे पेडेस्टल पे हैं जहां पर आपकी ब्रांच फाइनल है, लेकिन आपको डिग्री में प्रॉब्लम आ रही है कि एमएस नहीं मिल रही है, तो क्या मैं डीएनबी ले सकता हूं? तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप सर्जिकल ब्रांच में डीएनबी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब्रॉड में भी बेटर है। डॉक्टर वैभव, मेरा जो राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हालांकि उसका एक पार्ट तो आपने ऑलरेडी आंसर कर ही दिया है, वो है रेजिडेंसी लाइफ पे। सर
आपके हम्म। सफ़र के बाद, एमएसडीएनबी के बाद, मैं रेजिडेंसी लाइफ पे कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने हालांकि इस बात का बता ही दिया कि कब सूरज उग रहा है कब ढल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एक अलग किक मिलता है। हाउ टफ इज़ योर सर्जिकल रेजिडेंसी? मुझे तीन तरीके से बताइएगा। वर्किंग आवर्स क्या रहे, इमरजेंसी क्या रही, स्ट्रेस क्या रहा? सर, सर्जरी जब आप चूज कर, नॉट इवन सर्जरी, एनी रेसिडेंसी, जब कोई भी रेसिडेंसी आप चूज करते हो तो आप एक वैसे जोन से निकल के आते हो जब आप इंटर्न होते हो। इंटर्न की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। इंटर्न जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है जो घर में खेलता रहता है, यहाँ जाओ वहां जाओ ये देखो। लेकिन व्हेन यू कम टू योर स्पेशलिटी, इट्स समथिंग लाइक यू आर द फर्स्ट पर्सन हु विल फेस द पेशेंट। फर्स्ट तो रिस्पोंडेंट। वहां पे कोई भी ब्रांच, हाँ, जहाँ पे झगड़ा भी आप ही करोगे, झगड़े भी आप ही सुलटाओगे, सर को भी आप ही बताओगे, बॉस को भी आप ही बताओगे। यू आर द समवन की सब trust करेंगे, हाँ मेरा लड़का है, सही है। तो चाहे आपने मेडिकल लिया या आपने सर्जिकल लिया, वहां पे तीन चीजें जो आपने बोला सर, एक एक आपने बोला सर पर्सनल लाइफ, वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स आर टोटली नॉट फिक्स्ड व्हेन यू आर इन रेसिडेंसी, टोटली नॉट फिक्स्ड। क्यों? इसके तीन चार रीजन है। पहला ये कि अगर आप 3 घंटे बोलोगे सर मैं 6 घंटे में जाऊंगा, nobody will stop you now, but the thing is that will you learn? ये आप अपने लिए कर रहे हो, वहां पे कंसल्टेंट हैज लर्न, ही इज टीचिंग। तो वहां पे एक वो आता है कि नहीं यार मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो हम लोग फ्री टाइम में वी यूज टू गो टू अदर सर्जन्स, कि नहीं यार वो सर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, मैं भी तो देखूं। सर का बड़ा नाम सुना है, सर हर्निया कैसे कर रहे हैं। मैंने इतने सरकम सीजन देखे हैं एमएस में, यहाँ पे आके मैंने अपने एचओडी को मैं भाग के गया कि नहीं यार सब बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सरकम सीजन, व्हाट इट इज हाफ एन आवर प्रोसीजर सर। मैं दौड़ के गया, आई वाज मेस्मराइज्ड, क्या यार क्या प्लेन, मैंने वो प्लेन आज तक नहीं देखा। तो इट्स लाइक हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड, यू विल लर्न। तो ये तो सर पहला हो गया आपका वर्किंग आउट, दैट इज टोटली नॉट फिक्स, क्योंकि आप कभी भी इमरजेंसी, कभी भी ओटी, कहीं पे भी आप रहोगे, यू हैव टू बी देयर। दूसरा क्वेश्चन था आपका, इमरजेंसीज क्या जो था सर? आती हैं। इमरजेंसी सर टोटली नॉट फिक्स्ड, क्योंकि एक सर्जरी में आप कभी भी पेन एब्डोमेन, कभी भी बर्न केसेस, कभी भी ट्रॉमा, बीइंग इन बिहार में, बिहार में था तो वहां तो बॉस, हाँ गन शॉट आ गया, दौड़ना है, बॉस स्टैब आ गया, दौड़ना है, बॉस पुलिस लेके आई है, मतलब कोई बात नहीं लगा लो केस। तो वेरी लकीली आई वाज इन पीएमसीएच एज एसआर, तो वहां भी मैंने सारे बैचेस को पढ़ाए हैं, बिहार में तो एटलीस्ट सभी जानते हैं, मैंने सबको पढ़ाया है। तो वहां पे ऐसा था कि दौड़ना ही दौड़ना है, रात में 10-10 लैप्रोटोमीज होते थे, गन शॉट होते थे। तो इमरजेंसी तो एक अलग किक भी आता है कि सब जगह हैं, सब कर रहे हैं, करने के बाद खाना पीना अपना चल रहा है बढ़िया। तो इमरजेंसीज है, वो टाइम कोई फिक्स नहीं है। और तीसरा आपने बोला सर कि स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा। वी हैव टू डिसाइड कि हमें, आई वांट टू वर्क अंडर स्ट्रेस और आई वांट टू वर्क विदाउट स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि माइंड विदाउट स्ट्रेस लर्न्स मोर। आई हैव, व्हेन आई हैव स्ट्रेस, मेरा माइंड कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करके रखेगा। तो स्ट्रेस को तो छोड़ना ही होगा। यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। लाइक मी, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, आई यूज टू गो टू जिम इन द नाइट, 9 o'clock 10 o'clock। क्यों? क्योंकि इसको फ्लश करना होता था, मुझे पूरे दिन का फ्लश करना होता था, तो वो टाइम में निकालता था। आई हैड टू टेक आउट टाइम। तो वो चीज आपको निकाल के सर ये बैलेंस तो करना पड़ेगा स्ट्रेस, क्योंकि सर रेसिडेंसी इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज वी वर्क इन सच ए कंडीशन जहां पे पेशेंट्स का नंबर फिक्स नहीं है, जहां पे ट्रीटमेंट फिक्स नहीं है, ट्रीटमेंट आवर्स फिक्स नहीं है, एज वी सी इन अब्रॉड। इमरजेंसी के लिए उन्हें सर 4-4 घंटे वेट करने पड़ते हैं, हमारे 4 मिनट वेट कर लें तो झगड़ा हो जाता है। मैं यहाँ पे ना एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। तुमने एक बड़ी अच्छी सर, कमाल की बात बोली कि मैं रात को चाहे 9 बजे जिम जाऊँ, लेकिन मैं जिम ज़रूर जाऊँगा। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की जिनकी रैंक आ जाती है, जो सर्जरी लेना चाहते हैं, चलो ऑर्थोपेडिक्स की भी बात कर लेते हैं, वो लेना चाहते हैं, वो आके एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर ये टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि समय अगर किसी को मिलता होता तो बात ही क्या थी। समय निकालना पड़ता है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर एग्जैक्टली। प्रायोरिटीज, कि अगर तुम दिन भर की थकान के बाद शाम को या रात को अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और उससे तुम्हारी थकान दूर हो रही है, तो यू आर बेसिकली चैनलाइजिंग योर एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे। तुम्हारी बातों से मेरे को 100% श्योर है कि अब तक जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा दैट यू हैव ऑलवेज लव्ड व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड you are still in love what you do, and that is what is सर, the most important prerequisite to become a surgeon। आपको अपने काम से, अपनी चीज़ों से प्यार करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये हर प्रोफेशन में एप्लीकेबल है। बट यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी ब्रांच चुनिए। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं,
अगर आप इन छोटी छोटी बातों से नहीं घबराते हैं कि रात भर जागना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, अगर आपकी ऑलरेडी पर्सनालिटी में एक एंजाइटी है, एक इनबॉर्न स्ट्रेस है, तो आप इन ब्रांचेस से कृपया दूर रहिए। इसलिए क्योंकि इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेमिनास होने बहुत ज़रूरी हैं, और ये एक सर्जरी लेने से या ऑर्थोपेडिक सर्जरी या इवन गाइनी लेने से पहले जो है बहुत ज़रूरी है। अब मैं डॉक्टर वैभव आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई एक ऐसा मिथ सर, सर्जरी की रेजिडेंसी के बारे में जो कि, क्योंकि आपने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, मुझे मालूम है, हम काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, सो एनी मिथ अबाउट द रेजिडेंसी ऑफ सर्जरी दैट पीपल आस्क यू एंड यू थिंक दैट इट ये सच्चाई नहीं है, ये मिथ है, और आज आप सबको बताना चाहते हैं, एनी मिथ दैट यू वांट टू ब्रेक टुडे? तो मिथ तो बहुत कुछ है, जिसको नहीं लेना होता है वो कहते हैं ना, दे फाइंड आउट देयर ओन वे, आई हैव नॉट टू टेक इट। उसको कैसे साइड लाइन करना है, तो दे हैव मिथ। पहला मिथ ये है कि पर्सनल लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है? योर वर्किंग प्लेस इज पर्सनल लाइफ, आप वहां यस। पे एंजॉय करो। आप काम करते हो तो इतने खुश होकर काम करो कि मजा आ जाए। कि आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट, आज तक मेरा किसी स्टाफ से झगड़ा नहीं हुआ होगा। बीइंग फ्रॉम रेसिडेंसी टू सीनियर रेसिडेंसी टू टिल एमसीएच, आई ऑलवेज बीन कि यार देखो, झगड़ा करके या डांट के काम नहीं होता है। तो मैं हंस के ही काम करता हूँ, हंस के मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो इट्स ऑल्सो ए वर्किंग इन्वायरमेंट जहाँ आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो एक पर्सनल लाइफ भी बहुत जरूरी है जो निकल जाती है। दोस्तों यारों के साथ भी चाय पीने निकलो, थोड़ा टाइम निकाल के, भाई तो मैं ड्यूटी देख ले, भाई मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर लो, तो वो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं निकलती है। बॉस, आज मैच स्टार्ट हो रहा है, बॉस कैसे, हम आ जाएंगे कैसे? मैंने दूसरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई ड्यूटी कर ले, थोड़ा मैच है, 2 घंटे में आऊंगा, कल तुम्हारा कर दूंगा। तो ये पर्सनल इंटर रिलेशन होते हैं ब्रांचेस में, जो अपने को पीजीज के साथ, जो आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रखे हो। आज उसका फ्री डे है, आपका इमरजेंसी, यू हैव सम वर्क, तो ही विल रिप्लेस, यू विल रिप्लेस, ऐसे करके सर टाइम कट जाता है। एक दूसरे के साथ ही टाइम कटना होता है। दूसरा मिथ है कि स्लीपिंग आवर्स, ये बहुत, दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, कि दे डोंट गेट स्लीप। तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि काम को प्रायोरिटाइज करना है, यू हैव टू। अब मेरा जैसे है, मेरे को 3 ब्लड सैंपल लेने हैं। अब मैं एक ब्लड सैंपल लेके दे के आऊं, फिर दूसरा लेके दे के आऊं, फिर तीसरा लेके, आई विल टेक 3 टाइम्स टेकिंग एंड गोइंग। why can't I take 3 at a time and go and deposit? So I can manage some time from there, and that time I can use to sleep. और जो लग्जरी बोलते हैं सर्जरी का, वो लग्जरी है स्लीप। में आप खाली बैठे हो किनारे, सो जाओ। ड्यूटी आवर्स में पेशेंट नहीं है, 1 घंटे सो जाओ। क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का टाइम है जब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉस ने भी किया था और आपको भी करना है। तो जहां पे भी टाइम मिला वहां थोड़ा सा ऐसे किया, सो गए। तो आई यूज टू ऑपरेट, उसके बाद केस बीच में लगने में आधे घंटे लगते थे, मैं किनारे थोड़ा सो जाता था। फिर उठ के चलो, बॉस ने, अरे तुम सो गया, सोच नहीं सर। तो वो कहीं ना कहीं सर 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 को लगाना पड़ता है। और तीसरा, एक कहावत है, सर्जन पढ़ता नहीं है। तो आई रियली कॉन्ट्राडिक्ट दिस, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। what books, what our teachers teach us is very important, because before handling a scalpel, I should know what I'm going to cut, how I am going to cut, and till what depth I am going to cut. अब आज ही मैं बता रहा हूँ सर, आज मेरा एक पेशेंट था, मेरा पर्सनल पेशेंट जिम का, उसको सीबीएसई सिस्ट था। मैंने 2018 में निकाला था लास्ट सीबीएसई सिस्ट, मैंने 2018 में निकाला था। आज उसने बोला, मैंने कहा चलो यार निकालते हैं, क्या है। तो इट्स समथिंग लाइक यू हैव मेमोरी, तो यू हैव टू अप्लाई दैट। तो पढ़ना बहुत जरूरी, जो आप पहले पढ़े वो कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा, रमिया मेडिकल कॉलेज से मैंने हूँ, तो वहां पे जो पढ़ा वो बहुत अच्छा था। फिर डैम्स में जो सर्जरी मैंने पढ़ी, आज भी मेरा नोट्स पढ़ा है सर, कहीं ना कहीं मैं उसको आज भी रिवाइज करता हूँ। और वो मेरे टिप्स पे था, इट वॉज लाइक ऑन माई टिप्स। तो मेरे को सर्जरी में दिक्कत नहीं हुई। और मैं बुक्स भी बहुत पढ़ा, एंड दैट वाज द, आई टॉप माई यूनिवर्सिटी, आई टॉप माई एनएमसीएच in surgery, plus all other colleges of Bihar and all the branches like surgery, ortho, ENT, opthal, gynae, ये सारे में मेरा हाईएस्ट था। तो एक यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मिला था और एक मुझे कॉलेज गोल्ड मेडल मिला था। तो इट्स लाइक जो मिथ होता है, पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है, जो केसेस पोस्टेड है, आई यूज टू रीड वन डे बिफोर, किस केस में क्या होता है, देन आई विल गो एंड सी, देन आई आस्क माय बॉस, सर आपने ये क्यों नहीं किया, बुक्स में ये लिखा था। तो दैट्स हाउ द बुक इज कनेक्टेड टू दिस। आप दो तरीके से सीख सकते हो, बॉस क्या कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, दूसरा दुनिया क्या कर रही है, बॉस क्या कर रहे हैं, देन आई विल कंट्राडिक्ट। बॉस मेरे को थोड़ा डांटेंगे, ईगो हर्ट होता है सर्जन का, ये कहां से पढ़ के आया तू, सर मैंने तो बुक, दिखाओ मेरे को बुक, ठीक है, लेट हिम स्कोर, बट एट द लेटर टाइम ही विल रियलाइज, नहीं लड़का तो पढ़ के आया। तो वो एक पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। तो ये एक मिथ है, सर्जन पढ़ता नहीं है।
लेकिन जो पढ़ा हुआ सर्जन होता है दैट इज द बेस्ट सर्जन अकॉर्डिंग टू मी। तो ये कमाल के मिथ जो आपने आज डिकोड किए हैं, अब यहाँ पे हालांकि इसके बारे में जितना कम बात की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी का स्कोप बन जाता है स्लीपिंग आवर्स से सर लेके और सब में। कभी मैं भी आज से 8-10 साल पहले बोल देता था कि स्लीपिंग आवर्स का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है मैनेज। तो फिर आया कि नो, यू शुड नॉट नॉर्मलाइज इट, और ये 4 घंटा सोना क्या सोना है, रेजिडेंसी क्या वो इंसान नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है। मुझे एक बात आज बताइए कि अगर कोई एक न्यूरोसर्जन है और वो किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में है और वो वहाँ पर जॉब पे है या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे, और अगर सुबह 2 बजे एक क्रेनियोटमी करनी होगी, तो क्या एक इंसान होने के नाते वो घर से उठ के आएगा? आएगा। क्या डॉक्टर होने आएगा। के नाते आएगा? आएगा। क्या डॉक्टर होने के बावजूद उस चीज़ के जो उसे 30, 40, 50 हज़ार लाख रुपए उसकी प्रोफेशनल फीस होगी, क्या वो कमाने के लिए आएगा? आएगा। एकदम तो आएगा सर, जब इट्स जब आप अपनी ताउम्र, आप यू यू हैव साइंड अप फॉर इट। क्या तो आपको पता नहीं था ये सब सर्जरी या सर्जरी से रिलेटेड ब्रांचेस में आने से पहले कि आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा? आपको पता था। यू हैव साइंड अप फॉर इट, आपने कंसेंट दी है कि मैं अपनी ताउम्र में ऐसे ही जीने वाला हूँ। तो उन 3 सालों की ट्रेनिंग में अगर आपको हफ्ते में 7 दिन में से 3 दिन या 4 दिन, 7 की बजाय 4 घंटे या 3 घंटे की नींद मिल गई, तो आप जिंदगी को मैनेज कर सकते हैं। कोई रातों रात कोई आपके मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं होने वाले। लेकिन इस राइट। बात को सामने रखने के समय में जो डिफरेंट ओपिनियंस आती हैं वो बड़ी खौफनाक होती हैं। एंड प्रोबेबली राइट। दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजंस दैट ऑन सोशल मीडिया ये पढ़ने के बाद बहुत से लोग डिसहार्टन हो रहे हैं सर्जिकल ब्रांचेस लेने के लिए, और इसका पैटर्न जो है वो पिछले 5 साल की काउंसलिंग के ट्रेंड में साफ दिख रहा है। यस सर। डॉक्टर वैभव, मेरा नेक्स्ट जो चलेगा, अब हमारा जो आगे की बातचीत चलेगी वो चलेगी लाइफ आफ्टर एमएस सर्जरी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सर बच्चे को लड़के को सर्जरी पसंद है, वो क्लियर है। लड़की को भी सर्जरी पसंद है क्योंकि उसे गायनी से एवर्जन है, लेकिन उसे सर्जिकल ब्रांच करनी है और वो गायनी नहीं करना चाहती और वो सर्जरी करना चाहती है। ऑर्थो पसंद है नहीं है वो हटा देते हैं। लड़का सर्जन बनना चाहता है, लड़की सर्जिकल ब्रांच लेना चाहती है एक्सेप्ट गायनी, लेकिन उनका एक ही सवाल है कि सर ये एंड ब्रांच तो है नहीं। अब एंड ब्रांच नहीं है तो आगे एमसीएच करनी पड़ेगी, डीएनबीएसएस करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करनी तो पड़ेगी। तो क्या वाकई में आपको एमसीएच के बिना आपका गुजारा है या नहीं है? अगर गुजारा है तो कैसे, और अगर गुजारा नहीं है तो क्या आज ये कोई फैक्टर होना चाहिए कि एमसीएच करनी है, ये करनी पड़ेगी तो इसलिए मैं सर्जरी ना लूं? सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जब आदमी के पास ऑप्शंस होते हैं तभी आदमी सोचता है। जब हम इंटर्न होते हैं तो सोचते हैं पीजी सीट मिल जाए, पीजी सीट मिलने के बाद एमसीएस सीट मिल जाए। तो वी आर रनिंग इन द रेस एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमें प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है और मेरे को लाइफ से एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट एक्सपेक्टेशन आई हैव फ्रॉम द लाइफ। वो चीज को एक फिक्स करना होगा सर, बिकॉज वी आर रनिंग इन रैट एंड कैट। डिग्रीज तो सर आप जिंदगी भर लेते रहिए, खत्म नहीं होने वाली हैं। फेलोशिप्स खत्म नहीं होने वाली हैं। इवन प्रोस्टेट की फेलोशिप्स मिल रहे हैं हमें सर। क्या मैं जनरल सर्जरी में प्रोस्टेट नहीं कर रहा था? क्या मैं एमसीएस में प्रोस्टेट नहीं कर रहा? इसके बाद भी फेलोशिप्स अवेलेबल है प्रोस्टेट में, उसके बाद फॉरेन फेलोशिप्स अवेलेबल है। तो आई ये मैं डिसाइड करूंगा कि आई वांट टू रन, आई वांट टू सेटल विद ए गुड लाइफ एंड गुड वर्क लाइफ बैलेंस। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर कि मुझे एमसीएच करना ही करना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ गुड सर्जन, बेस्ट सर्जन आई नो, दे अर्न मोर देन एमसीएच पर्सन। तो डिग्री डजंट डिफाइन यू, व्हाट डिफाइंस यू इज द वर्क। तो आप जो काम सीख रहे हैं, आर यू लर्निंग विथ ए पीसफुल माइंड और नॉट? आर कैन यू अप्लाई दैट ऑन योर पेशेंट सिंगल हैंडेडली और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम पीजी करते हैं वी वर्क अंडर अम्ब्रेला। कुछ होगा बॉस खड़े हैं मेरे, कुछ होगा बॉस खड़े हैं मेरे। लेकिन जब हम अकेले होते हैं वही हाइड्रोसील एक नाइटमेयर बन के आता है। कहीं हिमेटोमा तो नहीं बन गया यार, कहीं वो पेशेंट वापस तो नहीं आएगा यार, उसको कहीं ड्रेन तो नहीं दिया मैंने, ड्रेन नहीं दिया। तो दिस थिंग्स कम विद, तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, कि आपको फिक्स कहाँ पे होना है, रुकना कहाँ पे है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी यू हैव टू डू एमसीएच। लाइक आपने बोला एक लड़का है, डू ही वांट टू बी इन टीयर 1 सिटी या टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनका बैकग्राउंड है या नहीं है। इफ इज फादर इज जनरल सर्जन, वो तो बैठते ही केसेस मिलने लगेंगे। बट वो केस के सिलसिले को बनाने में उसकी कैपेबिलिटी जरूरी आती है कि वो बना पाएगा, उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं। जी। थर्ड थिंग, थर्ड थिंग, जो लड़की है जिसे गायनी नहीं चाहिए, उसने एक ब्रिजिंग कोर्स लिया सर्जरी को कि आई वांट टू डू सर्जरी पर गायनी नहीं चाहिए, मैं सर्जरी लेना है।
तो वो कहीं ना कहीं, अगर इफ शी कैन वर्क हार्ड इट्स गुड, अदरवाइज शी शुड नॉट टेक दैट। ये ब्रिजिंग कोर्स की तरह नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रांच है वो 3 साल नहीं, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। एंड वो एक अंदर दिमाग में रहेगा, मैं ये ले लेता तो बढ़िया था। क्यों? क्योंकि उसको गायनी पसंद नहीं थी, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। तो इस सेम सर्जिकल ब्रांच, मेरा एक जूनियर था, मैं बताना चाहूंगा, वो तैयारी किया सर, तो स्टिल आई काउंसिल पीपल अराउंड हम्म। दिस। ही गॉट 2000 रैंक, ही टुक अ रेडियो सीट इन मणिपाल। उसको सर्जरी चाहिए थी। मेरे से पूरी बात हुई, बॉस सर्जरी, मैंने कहा ठीक है। जब रैंक आया तो वही रैंक आने पे डिसाइड नहीं करना है कि वांट दिस ब्रांच दैट, रैंक आने से पहले डिसाइड होना चाहिए। हम, मैं कॉलेज भले बदल दूंगा, मैं हम्म। एक टॉप कॉलेज ले लूंगा, नीचे कॉलेज, लेकिन ब्रांच नहीं बदलूंगा। सर उसने मणिपाल का रेडियो ड्रॉप कर दिया 1 साल के बाद। मेरे को फोन आया रात के 3 बजे, मैं कहा 3 बजे फोन नहीं करता मेरे को। मैं सुबह काउंसलिंग किया, बात किया, तो वो बोला सर मेरे को ना वो अंदर वो कंप्यूटर पे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा मैं तेरे को पहले बोला था ये बात। कहा सर गलती हो गई। सर उसने छोड़ के वापस, अभी ही सेकेंड ईयर सर्जरी रेसिडेंट, ही हैज टेकन सर्जरी, ही इज बहुत होता है। सेकेंड ईयर सर्जरी रेसिडेंट। तो इट इज लाइक, अगर इफ यू हैव लव अबाउट सर्जरी, यू हैव वर्क इन इंटर्नशिप, यू वांट टू डू, आप ले लो। यू कैन बी वेल सेटल्ड just with the surgery. No MCS needed. Nobody will tell you MCH is needed. There are lot of procedure general surgery जिसपे आप सरवाइव नहीं, अच्छे से सरवाइव कर सकते हो, आपकी पूरी जनरेशन सेट हो सकती है। एंड यू कैन बी अ वेल रिनोन डॉक्टर एट योर प्लेस वेर एवर यू वांट टू। ऐसा थोड़ी है कि सर सुपर स्पेशलिटी आई तो जनरल सर्जरी खत्म हो गया। पेशेंट चूज करता है, नहीं मुझे ये सर से ही कराना है, गैस्ट्रो सर्जन से नहीं, इनसे कराना है। क्यों? क्योंकि इनका नाम है, इनका फेथ है, एंड ही इज वेरी गुड। तो बात करने का तरीका आना चाहिए पेशेंट से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमसीएच आर, दिस इज वेरी मच मैंडेटरी। इट जस्ट वी वांट टू ग्रो हम्म। अप। आई डोंट वांट टू स्टैंड सेकंड टू एनीवन। बस यही चीजें हैं, बाकी तो सर आई डोंट थिंक इट्स टू मच नेसेसरी। ओके। मेरा एक सवाल आपसे और है कि ये एमसीएच एंट्रेंस एग्जाम कितना मुश्किल होता है, नंबर वन। नंबर टू, क्या इसमें भी नीट पीजी की तरह ड्रॉप्स और ये सब लगते हैं, क्या उसकी सिनेरियो है? सर इस टाइम तक आते आते क्या होता है ना कि हम एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जहाँ पे वी हैव ए अपॉर्चुनिटी टू अर्न आल्सो, जहाँ पे हम अर्न कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और हमारी फैमिली नीड भी होती है कहीं ना कहीं कि वी शुड स्टार्ट अर्निंग एंड सपोर्ट आवर फैमिली, और सपोर्ट आवर सेल्फ एंड मेक आवर सेल्फ फाइनेंशियल स्टेबल। क्योंकि हमने 5 साल तो एमबीबीएस में निकाल दिया, 1 साल इंटर्नशिप में निकाल दिया है, उसके बाद 1 साल ड्रॉप ले लिया है, उसके बाद 3 साल और ले लिया है। हमारे दोस्त हमसे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो एक अंदर आता है कि नहीं यार, मैं गाड़ी कब खरीदूंगा, मैं कब सेटल होऊंगा, मैं घर कब। तो कहीं ना कहीं वो, तो उस चीजों से लड़ते हुए फिर से इंट्रेंस देना इज रियली डिफिकल्ट। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप एमएस में अच्छे से पढ़े होंगे एंड यू कैन स्पेयर सम टाइम, यू कैन इजिली क्रॉस दिस एमसीएच लाइन। द वन थिंग इज दैट अभी तो सीटें बहुत बढ़ गई हैं सर। मैं पीएमसीएच में पोस्टेड था, पूरी पूरे दिन ड्यूटीज और रात को लैप्रोटॉमिस्ट, और हर अल्टरनेट डे ड्यूटी थी। मैंने 15 दिन का एक छुट्टी लिया था, पीएल सीएल ईएल पूरा मिला के। मैंने बैठ के पढ़ा, एंड एनी हाउ आई गॉट 800 इन नीट एसएस, एंड सो आई टुक द कॉलेज, जब बिकॉज इसमें बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर डिसाइडिंग। तो इट्स नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, बट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज यू आर एट सच ए स्टेज कि जहां पे आपको अर्निंग भी है, ये भी है, व्हाट यू वांट टू चूज। क्योंकि फिर आप 3 साल वहां जाओगे, वहां स्टाइपेंड 60,000 होगा, 70,000 होगा, और आप एक कंसल्टेंट की तरह 1.5 लाख आप छोड़ के आए हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट शिफ्टिंग फ्रॉम दैट हम्म। टू दिस, क्योंकि एक लाइफस्टाइल हमारी ऊपर हो जाती है। हमें घर में भी पैसे देने हैं, छोटे भाई को भी देने हैं, घर में भी देने हैं, यहाँ भी देने हैं, अपने ऊपर भी लगाना है। हाँ, गाड़ी का लोन भी देना है, ईएमआई भी देना है। तो हम्म। एक सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कि व्हाट यू वांट, इफ यू हैव, इफ फैमिली इज सपोर्टिंग इट्स ओके, अदरवाइज इट्स लिटिल डिफिकल्ट। वल्नरेबल हो जाते हो आप पर्सनल लाइफ में भी वल्नरेबल हो जाते हो, आपकी शादी की उम्र हो जाती है, जिसे राइट आप राइट प्यार करते हो, वो अगर उनकी फैमिली चाहती है कि शादी करो तो वहां पे आप अटक जाते हो। और अगर आप शादी कर लेते हो तो एंट्रेंस एमसीएच का निकालना थर्ड ईयर पीजी के बाद, इफ यू आर मैरिड, देन वो भी एक चैलेंज है। देन ऑफ कोर्स, जैसा आपने बोला कि आप 1.5 की आपको जॉब मिल सकती है पोस्ट एमएस, या 2 लाख की जॉब मिल सकती है, वो छोड़ के आप फिर आप स्टाइपेंड पे दोबारा पढ़ने बैठ रहे हो। तो आपके पास पाने के लिए तो होता ही है, लेकिन खोने के लिए भी बहुत कुछ होता है, तो आपको डर लगता है राइट उस सर। चीज़ के बारे में, और आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये वल्नरेबिलिटी जो है, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये सर्जरी उठाने से रोकती है।
आज की डेट में, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये एग्जाम तो बड़ी मुश्किल से मेरा निकला है, मेरी 2000 3000 4000 8000 रैंक आई है, अगर मैंने सर्जरी उठा ली और 3 साल के बाद मैं फिर ऐसे पेडेस्टल पे फंस गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इसके बाद एमसीएस सर्जरी कर लोगे या प्लास्टिक सर्जरी कर लोगे या ऑन्को सर्जरी कर लोगे या कार्डियोथोरैसिक सर्जरी कर लोगे, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि आप एक नीश ऑफ डॉक्टर्स के क्लोज नीश ऑफ डॉक्टर्स में कितना ऊपर चले जाओगे, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट। एंड आप देश में गिने चुने ही हैं एमसीएच भी हैं, बहुत मैं सर वो मानता हूँ कहते हैं सीटें ना। बढ़ रही हैं, लेकिन हैं फिर भी हाँ, एक यू बिकम डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर्स। तो वो चीज राइट। में एंड देन आपका फिर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एंड क्वांटिटी ऑफ मनी दैट यू अर्न वो एकदम से ऊपर शूट करेगा। तो वो तो सर शूट कर रहा था। कुछ तो दोस्त होना पड़ेगा ना आपको उस चीज के लिए, और ये रिस्क के बेट तो आपको लेना ही द पड़ेगा सेम बिकॉज। प्रोसीजर व्हाट द सेम प्रोसीजर व्हाट आई एम डूइंग, उससे छोटा प्रोसीजर यूआरएसएल करके आई कैन अर्न मोर देन 2 3 हाँ प्रोसीजर्स विद जनरल सर्जरी। हाँ, तो वो जो चीज है ना, बिकॉज एक वो रेडियोलॉजिस्ट नहीं, मुझे रेड लगता है सी, कि रेड सी, हाँ रेड रेड सी, ब्लू ओशन एंड रेड ओशन, आप ब्लू ओशन के भी रेड ओशन। ऑलमोस्ट ब्लू में चले जाते हो, बिकॉज एक रेडियोलॉजिस्ट मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस दुनिया में टाइम आएगा कि वो बोलेगा मैं एमआरआई रिपोर्ट करने के 5000 लूंगा, तो तुम चाहे एमआरआई 2000 में करो चाहे तुम 20,000 में करो, ऐसा नहीं होने वाला। एक फिजिशियन की फीस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, जो पहले 300 थी फिर 500 थी, और दिल्ली जैसे शहरों में अब राइट। 1200 है 1500 है 2000 है, वो 50,000 नहीं ले सकता एक पेशेंट को देखने के डायग्नोसिस बनाने के। बट एक सर्जन जिसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है वो राइट। अपनी फीस को एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहा है। सो मैथ्स में हम बचपन में पढ़ते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो उसमें होता था 2 × 2 × 2। यहाँ पर सर्जन की लाइफ में, ये मेडिसिन की लाइफ में, सर्जन की लाइफ में होता है 2 to the power 2, टू द पावर 4 64। तो ये ऐसे बढ़ती हैं चीज़ें, और ये लोगों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बट इस पे बेट लेना, इसके लिए सैक्रिफाइस करना, ये आपके हाथ में है। तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा दैट दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द इंटरव्यू दैट वी हैव डन विद डॉक्टर वैभव। सो देर विल बी अ सर पार्ट 2 विच विल बी देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बट उसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ, यू विल गेट टू नो सर्जन कितना कमाता है, एमसीएच करने के बाद कितना कमाता है, कहाँ तक कितना कमाता है। तो ये जो सारे के सारे जो भेद हैं डॉक्टर वैभव खोलेंगे, और पता लगेगा आपको कि आपको अगर एमएस करनी है और उसके बाद एमसीएच करनी है, तो हम थोड़ा सा अलग अलग ब्रांचेस को भी डिकोड करेंगे कि इन्होंने यूरोलॉजी ली तो क्यों, और बाकी नहीं ली तो वो क्यों नहीं ली। तो प्लीज़ आप राइट इसके सर। लिए सेकंड पार्ट भी देखिए विच इज़ ऑन आवर चैनल, एंड मीनवाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक यू सर।